हेलो एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के फोर्थ लेक्चर है ये। क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, तो कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज लास्ट क्लास है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन देख के ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तक आप करते हैं ये चैप्टर को, फिर इफेक्टिव इफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे। ओके, तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ओके, क्या डिनोट करेंगे इसको? सीसी से। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन और कर्वेचर क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला मैं बताया हुआ हूँ, जो कि होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 × D10। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया हूँ? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना? CU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। CU क्या है ये? D60/D10, यही दो फॉर्मूला है। अब देखिए क्या दे रहा है। soil sample, the coefficient of gradient and coefficient of uniformity of a given soil sample is 1। क्या दे दिया है? CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 × D10। कितना दिया है? 1। और क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। CU क्या दे दिया है? इसको 1 मान लीजिए। ये हो गया D60/D10। ये दिया है कितना? 4। अब क्या है? द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज टू द डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल मास इज पास्ड इज, है ना? तो क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है कि 30% जो डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ द टोटल मास का 30% जिससे निकल जाए, है ना? वो निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें निकालना है D10/D30। ठीक है, कैसे निकालेंगे D10/D30? D60/D10 कितना है? 4। देन D60 को, ये जो है हमारा, इसको साइड में कर देते हैं। इसको क्या करना है हमें? ये निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? D60 = 4D10। अच्छा से लिख दूं? ये तो पता लगा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। चलिए, D60 = क्या लिख सकते हैं हम लोग? D60 = लिख सकते हैं 4D10। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में। तो D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? 4D10 इंटू D10 = 1।
क्या हो जाएगा ये, D30 अपॉन D10, नीचे में स्क्वायर हो जाएगा ना। D30 का स्क्वायर अपॉन 4D10 का स्क्वायर, ये होगा ना 1। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। तो एक काम करो, इधर वाला मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, जरूरत लगा तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके, कर ही देता हूँ मैं एक बार। D10 अपॉन D30 निकालना है हमें। क्या निकल के आ चुका है, D30 का स्क्वायर अपॉन D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ना। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब कर दीजिए D30 अपॉन D10, 2 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन माइनस का कोई यहाँ पे है नहीं कुछ भी, तो 2 कर दे रहे हैं। अब हमें D10 और D30/D10 तो ही निकालना है, हमें तो D10/D30 निकालना है। तो इसको क्या करिए, इसको कर दीजिए, पलट दीजिए। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/2, क्या हो जाएगा 0.5। सही है ना। 0.5 होगा, ऑप्शन नहीं दिया है क्या। 0.5, तो ऑप्शन गलत है इसका। तो ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, देखिए बताया हुआ है ये अभी तो बताया, जस्ट बताया ये क्वेश्चन। कर लेंगे आप लोग, सीसी का फॉर्मूला पूछा है अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल सॉइल इज डिनोटेड बाई, क्या होगा, D10 से डिनोट करते हैं। D10, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाई, पार्टिकल ऑफ सॉइल है ये, देखिए किससे डिनोट करते हैं, D10 से। याद रखना ये सब चीज भूलने वाला नहीं। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, रेंज बताया हूँ। बताया हूँ ना ये रेंज, वेल ग्रेडेड का कितना होगा, ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए कितना होगा, ग्रेवल सैंड कुछ बताया था 4 6, कुछ बताया था 1 से 3। याद कीजिए क्या बताया था, तो इसमें कुछ वैसा है नहीं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज ऑलवेज, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑलवेज क्या होगा, 1 से 3 के बीच में होता है ना। 1 के 3 के बीच में बताया था, तो क्या होगा, ग्रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। यूनिफॉर्मिटी
कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल इज, इसका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल इज, वेल ग्रेडेड सैंड केस में क्या होता है? फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो। ऐसे बताया हुआ है ये सब। वेल ग्रेडेड इन द केस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, केस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, सी यू शुड बी कितना से ज्यादा? सी यू शुड बी ग्रेटर देन 6 इन द केस ऑफ सैंड एंड ग्रेटर देन 4 इन द केस ऑफ ग्रेवल। सीसी जो होगा वो हमारा 1 से लेके 3 के बीच में होगा। दोनों केस में सीसी जो है सेम रहेगा। एंड है ये, तब होगा वेल ग्रेडेड। अगर ये रूल फॉलो अगर नहीं होता, ये क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं होता है, देन व्हाट इज, देन क्या है ये, व्हाट इज दिस, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो देखिए क्या दे रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सीयू, सीयू दिया है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या हो गया, सीयू कोफिशिएंट है तो सीयू यूनिफॉर्मिटी। लेस देन 2 है, होगा ही नहीं। ग्रेटर देन 2, पता नहीं क्या होगा। ग्रेटर देन 6 तो जानते हैं सैंड केस में होता है, अभी जस्ट बताया। सी लगा दीजिए, और बाकी हम आप देख छोड़ ही दीजिए इसको। An inorganic, an inorganic clay of high compressibility represented by the symbol of, क्ले पूछा है, क्ले का सिंबल सी, रिप्रेजेंटेड बाई हाई हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होगा? लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50 होगा। देन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी एच, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब ये बताइए, प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, प्लास्टिसिटी चार्ट्स गिव्स अ रिलेशन बिटवीन क्या? ये था अपना ए लाइन, ये था क्या था, यू लाइन। वाई एक्सिस पे क्या सोच करते थे? आईपी। एक्स एक्सिस पे क्या शो करते थे? लिक्विड लिमिट। फॉर्मूला क्या था ए लाइन का? ए लाइन का फॉर्मूला क्या था? आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL-20, WL-20 का फॉर्मूला क्या हो गया तो फिर? रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। करेक्ट आंसर इज सी। क्या बोल रहा है अब? A negative value of the group index of a soil is reported as 0। लास्ट चैप्टर में भी बताया था मैं, ये जीरो वाला खेल जो आईपी बोला था वो। आईपी में बोला था कि आईपी में अगर निगेटिव वैल्यू हो गया तो क्या होगा? निगेटिव वैल्यू हो गया तो जीरो होगा, है ना। आईपी अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा वो? तो वो केस किसका हो जाएगा? सैंड और ग्रेवल। क्या बोलते हैं इसको? कोहेजनलेस सॉइल।
कोहेजनलेस सॉइल, इफ कोहेजनलेस सॉइल होगा मतलब क्या होगा, सी इज इक्वल टू जीरो। कोहेजन क्या है, जीरो। इसका कुछ फाइव वैल्यू होगा, फाइव। अब फाइव क्या होता है, फाइव होगा, सी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। फाइव क्या होता है, जब शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए अब खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन सारा करा दिया हूँ। इतना कर लोगे आप तो बस काफी है, और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, इतना कर लो आप। अब बना लोगे, 2020 तक के क्वेश्चन बना दिया हूँ। आपको प्रैक्टिस किस पे करना है, 2021 से 2024 के क्वेश्चंस ले लो, बनाओ। अगर नहीं बन रहे हैं तो सेम चीज है, क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं बने या कोई भी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम गारंटी, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता दिया, पीवाईक्यू बना लिए उसमें बता दिया जो भी है। एक अच्छा वो सी वाला क्वेश्चन था, 3 kg सॉइल जो था, उसमें मैं अच्छा बता दिया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वैसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन को आप एक बार देख लो कैसे बताया हूँ, उसी बेसिस पे आप बना लेना। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है वैसा न्यूमेरिकल टाइप में, तो मैं सारा बता दिया हूँ। आप इस चैप्टर को अच्छे से 2021 से 2024 तक आप लगा लो। कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अभी से ही, सब्जेक्ट वाइज मत लो, जो मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। एसएससी के तो ऑलमोस्ट 300 to 400, 500 के अंदर, 300 बहुत ज़्यादा कम लिख दिया, चलो 500 लिख दे रहा हूँ मैं। 500 में आपको अच्छे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत जगह, पता करिए कहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो सॉइल का। चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया हूँ, चैप्टर 2 दोनों पाइल अप हो चुका है आपका, दोनों के आप टेस्ट लगाओ। सारे के सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन लगेंगे, गारंटी है। कॉन्सेप्ट जितना बताया हूँ मोर देन इनफ कॉन्सेप्ट है, लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो है वो हम करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी। देखो मैं इसमें ना इन सब चैप्टर में ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा मैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अरे आता नहीं होगा तो इसलिए नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको अगर ज्यादा डेप्थ में जानना हो तो मेल कर लेना, मेल आईडी बता दिया हूँ, है ना। उस पर आप मेल कर देना, जो भी डाउट होगा मैं वहां से वो आपको क्लियर कर दूंगा। यह है, ये पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें ज्यादा अगर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लग जाऊंगा तो टाइम पे खत्म होगा नहीं सिलेबस, है ना। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आने वाले हैं एग्जाम में, जिससे पीवाईक्यू में आपको दिक्कत ना हो, और कुछ कॉन्सेप्ट अगर छूटता भी है तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सब बता दिया जाएगा। बस यही है कि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में जो चैप्टर बताने थे वो मैं बता दिया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं बता दिया हूँ आपको। अब ये चैप्टर देखेंगे, ये चैप्टर पढ़िए। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, पहले तो होता है अपना टोटल स्ट्रेस। क्या होता है, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इफेक्टिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बार से, और पोर वाटर प्रेशर। तीन चीज इस चैप्टर में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस में दिखेगा। क्या, टोटल स्ट्रेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, इफेक्टिव स्ट्रेस
इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा बार से। और पोर वाटर प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से। अब देखिए, अब मैं, क्या होता है टोटल स्ट्रेस, क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या होता है पोर वाटर प्रेशर, इतना पे नहीं जा रहे। इफेक्टिव स्ट्रेस में हमेशा, इफेक्टिव स्ट्रेस हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, ये हम टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर की हेल्प से निकालते हैं। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, देखिए। अब जैसे ये सॉइल मास है, सॉइल मास है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है ना, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। ग्राउंड वाटर से ही तो आप अंदर पाइप डालते हो और फिर पानी निकालते हो, है ना। जहाँ पे जैसे दिल्ली वाले रीजन में क्या है कि जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो हम लोग रिवर से ले लेते हैं। रिवर से पानी लिया, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे क्या काम करता नहीं करता है, कैसे ट्रीट करते हैं पानी को। तो रिवर से डब्ल्यूटीपी में भेज दिया, फिर हाउस में भी, हाउस होल्ड में चला गया, अपने पास आ गया। ये तो अपना दिल्ली में कर लिए, है ना। लेकिन कई सारे रीजन में जहाँ पे जैसे गांव के एरिया में है, या बहुत सारे शहर, शहर है छोटे छोटे टायर 3 शहर है ना, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पानी ज़्यादा नीचे नहीं है, जहाँ पे हम आराम से पानी निकाल सकते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी निकाल लेते हैं, है ना। तो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर है उसी से तो आता है ना। एक डेप्थ पे आपको क्या है पानी मिलता है, तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर है। तो वो ग्राउंड वाटर के नीचे जो सॉइल है, ठीक है, ऊपर वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं और उसमें जो पानी है, उस पे क्या प्रेशर लग रहा है, क्या स्ट्रेस लग रहा है ऊपर में जो, और ग्राउंड वाटर के ऊपर जो अपना सॉइल पार्टिकल्स है उस पे क्या स्ट्रेस लग रहा है, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और डिटेल में आपको बताते जाऊंगा, है ना। ऐसे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर आप फिर कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे। आलसी हो मुझे पता है, इतना रिवाइज तो करते हो नहीं। तो क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि चैप्टर स्टार्ट कर किया जा सके। और बाकी जो चीजें हैं वो चैप्टर जैसे जैसे करें क्वेश्चंस लगाएंगे, वो मैं करा दूंगा, कराते जाऊंगा साथ साथ में। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि हमारा यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट ले ले रहे हैं, ये बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल को मैं कैसे शो करूंगा, ऐसे। और ग्राउंड लेवल रहेगा तो उसको ऐसे शो करूंगा, ये घास वाला, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि भैया बताओ, ए पॉइंट पे क्या होगा, इतना स्ट्रेस होगा, क्या टोटल स्ट्रेस होगा, क्या इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, क्या पोर वाटर प्रेशर होगा, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम पॉइंट ए पे देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी पे देखेंगे, और यहाँ पे पॉइंट सी पे देखेंगे। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस का बता रहा हूँ मैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर पॉइंट ए पे देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले मैं देखूंगा टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को मैं सिग्मा से बताया हूँ। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में हम देखते क्या है कि सॉइल का जो है, सॉइल पे कितना स्ट्रेस लग रहा है। तो स्ट्रेस को क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे गामा बल्क से रिप्रेजेंट कीजिए, जितना हाइट है, ये मान के चलिए, इसको मान लेते हैं H1, तो इसको मान लेते हैं H2। तो क्या है कि अगर मान के चलिए, ये अगर टोटल स्ट्रेस लिख रहे हैं, H1 गामा बल्क प्लस H2 गामा सेट, ये क्या हो गया, ये टोटल स्ट्रेस हो गया। अब कैसे हुआ ये देखिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में सॉइल पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर अवेलेबल है क्या, नहीं है अवेलेबल। और वाटर प्रेशर अवेलेबल है,
नहीं अवेलेबल है, तो पोर वाटर प्रेशर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा बल्क वाला रीजन है ना, गामा बल्क वाला रीजन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये पॉइंट ए का नहीं है, इसको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये पॉइंट सी का है। ठीक है, ये पॉइंट सी का है, ना कि पॉइंट ए का है, मैं समझा रहा हूँ, समझो आप। ऊपर में गामा बल्क होगा, नीचे में पानी अवेलेबल है, तो गामा सेट हो जाएगा। क्यों गामा सेट होगा, क्योंकि जितने जो वॉइड्स हैं, जब चैप्टर 1 में बताया था, सारे वॉइड्स किससे फिल हैं, सॉइल के सारे वॉइड जो हैं वाटर से फिल है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड हो जाएगा, तो इसके साथ जो गामा लगेगा वो क्या होगा, गामा सेट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो हाइट है, जिस भी पॉइंट पे देखना है, उस पॉइंट के ऊपर कितना हाइट है, हाइट चेक करना है। ठीक है, उसके बाद सॉइल किस कंडीशन में है, बल्क में है, सब बल्क में है या सैचुरेटेड में है, वो देखना है। ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए पे। क्या बोला मैं, जिस भी पॉइंट पे देखना है उसके ऊपर देखना है कितना हाइट है। ओके, तो कितना हाइट है, तो पहले इसको तो पहले सही लिख दूं मैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट, प्रॉपर कॉन्सेप्ट अभी नहीं दे रहा हूँ, है ना, बस क्वेश्चंस लगाने के तरकीब बता रहा हूँ। ये हाइट h1 है, ये h2 है, कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए टोटल स्ट्रेस के लिए क्या बताया मैं, टोटल स्ट्रेस को ये बताया कि टोटल स्ट्रेस जब भी लिखना हो, तो जिस भी पॉइंट पे लिखना हो उसके ऊपर देखेंगे कितना हाइट है, और उस हाइट को हम क्या करेंगे, सॉइल के कंडीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बल्क कंडीशन में होगा तो बल्क कंडीशन में, अगर वाटर होगा तो सैट लिखेंगे। ठीक है, अगर सैचुरेटेड कंडीशन में होगा तो उसको क्या लिखेंगे, गामा सैट। देखिए, अब पॉइंट ए के ऊपर सॉइल पार्टिकल्स है क्या, सॉइल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। अब चलिए पॉइंट बी पे देखते हैं, पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे जो है, पॉइंट बी के ऊपर हाइट कितना है, h1 है हाइट। उसके ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो किस कंडीशन में है, तो वो है अपना गामा बल्क कंडीशन में, है ना। अब चलिए पॉइंट सी का देखते हैं, टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे पॉइंट सी का। सी पॉइंट के ऊपर कितना हाइट है, अब यहाँ पे हाइट तो h1 + h2, लेकिन अब सॉइल का कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, h2 हाइट तक है, वो क्या है, गामा सैट कंडीशन में है, और h1 हाइट क्या है, गामा बल्क के कंडीशन में। तो इसको लिखेंगे कि भाई देखो, पॉइंट सी के ऊपर जो है h1 गामा बल्क, h1 जो है वो गामा बल्क है, और h2 गामा सैट, लिख दिया हमने, h2 गामा सैट, सही से लिख दूं इसको, क्लियर लिखो, h1 गामा बल्क एंड h2 गामा सैट। H2 गामा सेट। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर ये होगा कि आप उस, जिस पॉइंट पे आपको देखना है पोर वाटर प्रेशर, उससे ऊपर आप देखो हाइट, और उसके ऊपर देखो पानी है या नहीं। तो पॉइंट ए पे देखो पानी है, पॉइंट ए के ऊपर देखो पानी है, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब पॉइंट बी पे देखो, हाइट कितना है, h1 है, पानी है नहीं है, देन मल्टीप्लाइड बाई जीरो। ठीक है, अब S2 पे, सी पॉइंट पे आ जाओ,
सी पॉइंट पे फिर से H2 है और H1 है, तो H1 के साथ तो इसके साथ तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी है, वाटर प्रेजेंट है, पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, H2 और गामा डब्ल्यू। ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस हम क्या बोले थे, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हम टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर की हेल्प से निकाल लेते हैं। ऐसे क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। लेकिन ये हम नहीं निकाल सकते, सॉइल के अंदर घुस के तो ही नहीं निकालने जाओगे आप, नहीं निकालने जाओगे, है ना। तो स्ट्रेस क्या है, देखिए, स्ट्रेस कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है बाहर से देख के आपको पता लग जाएगा कि अरे इसमें इतना स्ट्रेस है। वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेस, है ना। जैसे मान के चलो ये एक ब्लॉक है, इस पे इससे इधर से आप खींचो और दूसरी तरफ से अपने साथी को बोलो कि खींच भाई। ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो है स्ट्रेस डेवलप होता है ना। वो स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ये आपको दिखेगा नहीं बाहर, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, अगर मान के चलो इसको काट दोगे तो क्या होगा, फिर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, फिर अब इधर से पकड़ के खींचो और फिर आधा पर से पकड़ के खींचो, तो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है वो, है ना, आप इसको देख नहीं सकते स्ट्रेस को। तो वही है, अब सॉइल के अंदर में आप थोड़ी ना जाओगे अंदर जाके देखने, तो हम कैसे स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे जानते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर की हेल्प से। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ओके। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कितना है, जीरो है, जीरो माइनस जीरो, पोर वाटर प्रेशर जीरो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट बी पे अगर हमें निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या करेंगे फिर, H1 गामा बल्क से, H1 इंटू जीरो है पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे, तो H1 गामा बल्क माइनस जीरो। ओके। अब यहाँ पे देखिए मेन खेल यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए H1 गामा बल्क प्लस H2 गामा सेट माइनस कर देंगे क्या, H2 गामा डब्ल्यू। ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 गामा बल्क प्लस H2 गामा सेट माइनस गामा बल्क। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इतना। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, फॉर्मूला ये था कि अगर गामा सेट माइनस गामा, देखिए गलती हो गया, मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गया एक, ये गामा बल्ब थोड़ी है, ये तो गामा डब्ल्यू है ना, और वाटर प्रेशर माइनस जो किया था, तो गामा वाटर है। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है और डेंसिटी इन सैचुरेटेड कंडीशन है, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या बताया था आपको, इसको बोलते हैं गामा सबमर्ज्ड, बताया था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H1 गामा बल्क प्लस H2 गामा सैचुरेटेड, गामा गामा सबमर्ज्ड। ओके। तो इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस में आपको जनरली सैचुरेटेड का केस रेयर मिलेगा, सैचुरेटेड का केस रेयर क्या मिलेगा ही नहीं, सबमर्ज का केस मिलेगा। ओके। तो सबमर्ज होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा क्या रहेगा, सबमर्ज रहेगा, सैचुरेटेड नहीं रहेगा। चलिए, अब इसी चीज पे एक और काम करते हैं, इसी फिगर पे हम क्या करते हैं, ऊपर से लोड लगा देते हैं, क्यू का, क्यू का लोड लगा देते हैं। अब सारा चीज चेंज हो जाएगा, लोड लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो देखते हैं। पहले पॉइंट ए पे देखते हैं, पॉइंट ए पे क्या क्या चेंजेज होता है तीनों में। देखिए, अब ए पॉइंट के ऊपर में कोई हाइट तो नहीं है, लेकिन ऊपर से लोड लग रहा है, लोड लग रहा है, तो जो भी लोड लग रहा है उसको हम लिख देंगे क्यू यू। ठीक है। पोर वाटर प्रेशर में नो चेंजेज, तो पोर वाटर प्रेशर रिमेन्स जीरो। अब इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी
total stress minus 4 water pressure, then effective stress will be here QU. अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, जब लोड लगेगा ना तो पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस नहीं आएगा। पोर वाटर प्रेशर में जब चेंज आएगा तो वो मैं बताऊंगा, सडन ग्रेजुअल लोड और सडन लोड जो होता है ना उस केस में आता है। अब देखिए, अब पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे हम क्या करेंगे कि ऊपर से जो लोड लग रहा है वो क्यू यू प्लस वही सेम कंडीशन, बी पॉइंट से ऊपर हाइट कितना है h1, वाला कंडीशन क्या है, बल्क कंडीशन। बस बस क्यू यू ऐड करना है, सेम इसमें भी क्या करना है, क्यू यू ऐड कर देना है। ओके, अब चलिए, अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, क्यू यू यही आएगा, देख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को, इसमें भी क्या है, ये हो जाएगा। ओके, तो ये है। एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं इफेक्टिव स्ट्रेस को लेके। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, अच्छा, ये रहने तो है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में मैं एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे की तरफ जाएगा, है ना, वाटर लेवल अगर डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। ठीक है, अगर वाटर लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो ऊपर सरफेस की तरफ आएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आप करके देख सकते हो, मान के चलो, ये इजी है प्रूव करना, आप चाहो तो कर सकते हो। मान के चलो कि पहले यहाँ पे वाटर लेवल था और फिर कुछ दिन बाद पॉइंट नंबर 2 पे आ गया, तो क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस कमेगा ना। आप कुछ भी वैल्यू रख लेना, गामा बल्क अपने से रख लेना, गामा सेट कुछ वैल्यू रख लेना, उसके बाद कैलकुलेट करके देख लेना, H1 H2 रख के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें तो देखेंगे ही बाकी, है ना। और तीसरा के, फर्स्ट केस ये है, सेकेंड ये है, और थर्ड केस ये है कि अगर मान के चलो वाटर लेवल सरफेस के ऊपर आ गया, है ना, पूरा सॉइल पार्टिकल्स, जितने सॉइल पार्टिकल्स मान के चलो यहाँ पे आ गया वाटर लेवल एकदम ऊपर में, सबमर्ज हो गया, पूरा ही सबमर्ज हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस केस में, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंजेस आएगा, नो चेंज होगा। आप उस पर प्रेशर डालो, जो करना है करते रहो, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज, जो इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए पे रहेगा, ये इफेक्टिव स्ट्रेस का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वही इफेक्टिव स्ट्रेस, चाहे आप इस पे और जितना पानी डालते जाओ, जितना पानी डालते जाओ का मतलब ये थोड़ी होता है ग्राउंड पे आप जा रहे हो, आप पानी डाल रहे हो फील्ड पे, ऐसा नहीं होता। मतलब ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर रिवर का केस हो गया, रिवर का केस ले लो, रिवर का केस ले लो, या फिर जब वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग का केस में मतलब कि जब वाटर लॉगिंग इन द केस ऐसा है कि ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा सरफेस तक आ गया है। लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब वाटर लॉगिंग में तो पानी सीप आउट होते रहता है धीरे धीरे ना, वाटर लॉगिंग नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ पे भी हमेशा वाटर लेवल क्या है, सरफेस के ऊपर तक है, तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ, है ना। आप उसमें पानी भर, अगर सबमर्ज है ना सॉइल पार्टिकल्स पूरा, तो उसमें और ऊपर जितना भी पानी के डेप्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्टिव स्ट्रेस पे, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी रिमेन सेम। जैसे मान के चलो ये रिवर है, अब ये ये है इसका वाटर लेवल यहाँ पे, हमेशा वाटर लेवल ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर वाटर के डेप्थ में अगर कुछ डिफरेंस आता है ना, मान के चलो ये T1 टाइम पे इतना है, T2 टाइम पे इतना है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ 10 मीटर नीचे कितना होगा, आपको गामा सेट ये सब दे दूंगा मैं। पूछेगा T1 टाइम पे कितना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, T2 टाइम पे कितना होगा, तो नो चेंज, जो T1 टाइम पे होगा रिमेन्स विल बी सेम, विल बी ऑन टाइम T2। ठीक है, तो ये है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का आपको ये छोटा सा ये एग्जांपल, ये थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे दिया हूँ कि ऐसा होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। बाकी रिमेनिंग जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बाकी पूरा देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है नहीं होता है ना। चलिए,
आज के लिए इतना ही। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स, आपको बोले थे 2021 से 2024 तक के, अगर कुछ भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को मेल कर देना। मेल कहाँ पे करोगे? या मेल आईडी लिख दे रहा हूँ। अब जो जीपी चैप्टर है, फिर आपको एक जो चैप्टर है आपको, जो थोड़े अच्छे हैं, मतलब जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपको कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर क्या है, फिर आ जाएगा फाउंडेशन में। फाउंडेशन में फिर आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि दो चैप्टर है। एक है सैलो फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी आपको सैलो फाउंडेशन में ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक है डीप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपको कंसोलिडेशन के बाद शियर स्ट्रेंथ में भी है क्वेश्चन, लेकिन उतना क्वेश्चंस नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो है इफेक्टिव स्ट्रेस से कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस से कुछ पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। परमिएबिलिटी देखेंगे एंड सीपेज देखेंगे। सीपेज का नेक्स्ट चैप्टर होगा सर, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमिएबिलिटी देखेंगे। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी के कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो भी देखेंगे। कैपिलरिटी एंड लास्ट है परमिएबिलिटी। ये तीनों, ये दोनों एक चैप्टर है, और ये तो आप अलग ले सकते हो, लेकिन ये तीनों चैप्टर जो भी है करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।